दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जिस दौर में जिंदगी सबसे महंगी और दौलत सबसे सस्ती हो चली है, उसी दौर में सरकार ने खुद को दौलतमंद बनाने के लिए आरबीआई से लिए जाने वाले कर्ज की सीमा को बढ़ाकर 2 लाख करोड़ तक कर लिया है। दरअसल क्या वाकई सरकार के पास सिर्फ एकमात्र प्लान यही है कि आरबीआई से ज्यादा पैसा वो कैसे निकलवा सके, या फिर सरकार के पास कोई ब्लूप्रिंट है ही नहीं, कोई प्लानिंग है ही नहीं, कोई रिसर्च इस दिशा में हो ही नहीं पा रहा है कि लॉकडाउन के दौर में वायरस से जूझते देश को लेकर वाकई कोई प्लान बना या नहीं बना, और लॉकडाउन के बाद की परिस्थितियां जो आर्थिक तौर पर देश के सामने खड़ी हो जाएंगी, उससे जूझने के लिए आपके पास कोई प्लान है भी या नहीं है। आज यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिलसिलेवार तरीके से जरा समझने की कोशिश कीजिए कि अगर किसी देश के पास कोई प्लान ना हो और एक तरह से उसने कोई शोध ना किया हो जिसके जरिए वह दूर तक देख पा रहा हो, तो ऐसे में कोई भी देश या फिर भारत मौजूदा वक्त में जिस तरीके से निर्णय ले रहा है वो सिर्फ तत्काल के निर्णय है। और यही तत्काल के निर्णय ही है कि एक दिन कर्फ्यू लगता है, उसके बाद 21 दिनों का लॉकडाउन होता है, 21 दिनों के लॉकडाउन के बाद फिर से दोबारा 19 दिनों का लॉकडाउन होता है। और इन परिस्थितियों के बाद किसी को नहीं पता है कि 3 मई के बाद वो कौन सी स्थिति देश में बन जाएगी। ज्यादा टेस्ट होंगे तो ज्यादा मरीज आएंगे क्या, स्थिति और बिगड़ेगी। रैपिड तरीके से जांच की जा रही थी जिस टेक्नोलॉजी में, वह टेक्नोलॉजी फेलियर निकल आई। कुछ आईएमए के सवाल थे, कुछ मेडिकल एसोसिएशंस अपने तरीके से सवाल उठा रहे थे, होम मिनिस्ट्री और आईएमए आमने सामने आकर खड़े हो गए। ये कौन सी परिस्थितियां हैं? ये दरअसल एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है ही नहीं कि आपको कैसे काम करना है, और तत्काल के लाभ के लिए दूर का नुकसान, शायद यह एक अच्छी सोच होती नहीं है, लेकिन हम उसी दिशा में बढ़ गए हैं। और आज जो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से जिन फैक्ट्स को रखना चाहते हैं, उसके जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए यह देश चल कैसे रहा है। एक परिस्थिति तो ठीक थी कि आजादी के 70 बरस के बाद या 70 बरस के दौरान इस देश में जो करप्शन था, जो अपराधी तंत्र हावी था, जिस तरीके की परिस्थितियां थी, उसको लेकर एक शख्स आता है और सत्ता के जरिए लगातार उन परिस्थितियों को या उनके गड्ढों को आपके सामने उभार कर रख देता है। अच्छा लगता है। लेकिन अब जो परिस्थिति बन रही है उसमें ना तो आप उन बीते 70 बरस का जिक्र कर सकते हैं, ना ही इस बात को लेकर कोई निशाना किसी पर साध सकते हैं, बनिस्बत कि अब आपको एक नए भारत को गढ़ना है। एक ऐसे भारत को गढ़ना है जिसके अपने परिप्रेक्ष्य में ना तो वो मिक्स्ड इकोनॉमी काम कर रही है, ना इंडस्ट्रियलाइजेशन काम कर रहा है, ना कॉर्पोरेटाइजेशन काम कर रहा है, ना एक्सपोर्ट की फिलॉसफी काम कर रही है, ना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के जा रहे प्रोफेशनल्स के लिए स्पेस बच पा रहा है, ना ही आपका रुपया मौजूद है, ना मजबूत इस स्थिति में है कि वो डॉलर से मुकाबला कर सके। इतना ही नहीं, उसकी स्थिति तो और नाजुक होती जा रही है। और इन सब के बीच रिजर्व बैंक। आज जरा सिलसिलेवार तरीके से हम आपके सामने उन तथ्यों को रखना चाहते हैं जो एक सोच की बात होगी कि क्या वाकई हम लोग अभी भी उस एक इवेंट मैनेजमेंट के एस्पेक्ट पे चल रहे हैं कि हर घटना को इवेंट के तौर पर देश के सामने रख दिया जाए, या किसी एक इवेंट में समूचे देश को उसमें समाहित कर लिया जाए और उसके बाद स्थिति बिगड़ती चली जाए। हमने आरबीआई से शुरू किया है, तो हम आरबीआई से ही शुरू करते हैं। यह समझने की जरूरत है कि आरबीआई हमेशा से सरकारों को जो पैसा देती आई है वो सिर्फ सरप्लस फंड ही देती आई है। पहली बार मौजूदा सरकार के वक्त में सरप्लस फंड के अलावे सरकार को पैसा चाहिए, और नियम कायदे इस दौर में बदले गए। नए नए डायरेक्टर्स की नियुक्ति ऐसी हुई जो कि इकोनॉमिक्स के नहीं थे, बल्कि पॉलिटिकली तौर पर वह बीजेपी के नजदीक थे, या फिर एक खास मानसिकता के साथ सरकार के अनुकूल थे। आरबीआई के जरिए जो वेज एंड मींस एडवांस गवर्नमेंट लेती है, उसकी भी एक सीमा रेखा आपको मनमोहन सिंह के दौर तक में नजर आएगी। लेकिन ऐसा क्या है कि इस वक्त सरकार ने 24 या 48 घंटे हुए हैं जब सरकार ने निर्णय लिया कि अब वो आरबीआई से जो कर्ज ले सकती है वह तकरीबन 2 लाख करोड़ का ले सकती है। यह सवाल आपके जहन में होगा कि पहले कितना लिया जा सकता था। इससे पहले 75,000 करोड़ लिया जा सकता था, लेकिन 75,000 करोड़ की सीमा बढ़ाई गई इसी 1 अप्रैल को, और उसको किया गया 1,20,000 करोड़।
और अब 20 तारीख को यानी 2 दिन पहले 20 अप्रैल को वह 1,20,000 करोड़ से बढ़ाकर कर दिया गया 2 लाख करोड़। यानी इतना पैसा चाहिए। सवाल है कि आरबीआई के पास अगर पैसा नहीं रहेगा तो यह संकट हमने देखा है जब इस देश के भीतर में बैंक डूब रहे थे और किस तरीके से उनको उभारने के लिए आरबीआई के पास ही पैसा नहीं था। तो उन्होंने इन्वेस्टर से कहा पैसा लगाइए, कुछ एसबीआई ने पैसा लगाया, कुछ पीएसयू कंपनियों ने लगवाया, एलआईसी इसी चक्कर में कंगाल होने की परिस्थिति में धीरे धीरे आ रहा है। ये सारी समझ हम लोग के सामने है। सवाल यह है कि इस देश के भीतर में कोई एक ब्लूप्रिंट, कोई एक योजना, कोई एक रिसर्च वर्क किसी बात को लेकर होता है या निर्णय यूं ही ले लिए जाते हैं। हम इस बात का इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि आरबीआई पिछले हफ्ते जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो उसने बताया कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के जरिए वो किस तरीके से अब बैंकों को कह रही है कि वो जनता को पैसा दीजिए और वहां से पैसा से आपको कम इंटरेस्ट मिलेगा, आप पैसा जनता को दीजिए। इसमें जो एनालिसिस सामने आया, तकरीबन 6 लाख करोड़ रुपया आरबीआई का पैसा बैंक में आ गया, बैंक के जरिए मार्केट में आ गया। यानी आरबीआई पहले हिस्से में 6 लाख करोड़ रुपया उसके पास से निकल गया। अब दूसरा सवाल है कि 2 लाख करोड़ रुपए सरकार एक साथ लोन ले सकती है, तो सरकार ने इससे पहले किया क्या है और किस रूप में किया है। हम एक आंकड़ा आपको बतलाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि जब 2014 में पहली बार सरकार आई तो इनको पहली बार जो सरप्लस फंड और उसके अलावे कुछ रकम मिली वह थी 65,896 करोड़। ये 14-15 का जिक्र है। उसके बाद धीरे धीरे वो रकम बढ़ती चली गई और हर बार सरकार ज्यादा मांगती थी कि हमें इतना पैसा और चाहिए। ये पैसा हर बार मांगा गया। मसलन 16-17 में कहा गया हमको 58,000 करोड़ चाहिए, लेकिन सरप्लस फंड सिर्फ 30,659 करोड़ रुपए का था, उतना ही दिया गया। 17-18 में सरकार ने कहा अच्छा 50,000 करोड़ आप सरप्लस फंड दे रहे हैं, हमें 13,000 करोड़ रुपए और दीजिए। और ये होते होते उस समय नोटबंदी का दौर था, अगर आपके जहन में आ रहा हो, 16-17, 17-18 के दौर में। और 18-19 में सरकार ने 1,76,000 करोड़ रुपए आरबीआई से लिए। उस वक्त जो सरप्लस था वो लगभग 52,637 करोड़ था। और इसके अलावे सरकार ने जो मांगे कि हमें इतना पैसा और चाहिए वह 1,20,000 करोड़ से ज्यादा का था। सवाल है कि आरबीआई के पास जो फंड होता है वह 3 तरह का फंड होता है। उसमें एक करेंसी एंड गोल्ड रेवोल्यूशन अकाउंट होता है जिसे सीजीआरए कहते हैं, एक कॉन्टिजेंसी फंड होता है और उसके अलावे एक एसेट डेवलपमेंट फंड भी होता है। ये सारी परिस्थिति इसलिए होती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर उथल पुथल आ जाए, रुपया आपका नीचे गिरने लगे या देश के भीतर में बैंक क्राइसिस हो जाए तो उसको आरबीआई ही संभालेगा। लेकिन इस दौर में हुआ यह कि जिस तरीके से सरकार के भीतर में एग्जीक्यूटिव बोर्ड में सरकार ने अपने मेंबरों को डालना शुरू किया और फिर बोर्ड डिसीजन लेने लगा और उसी प्रोसेस में जलान कमेटी जो बनी थी उसने तय किया कि जो आपका बैलेंस शीट होती है उस बैलेंस शीट का पैसा कम से कम इससे पहले यानी मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट तक में 6.8% बैलेंस शीट का पैसा आरबीआई को रखना चाहिए था। लेकिन जालान कमेटी ने कहा नहीं नहीं, ये 6.5 से 5.5 तक रख सकते हैं। तो सरकार और आरबीआई ने तय किया कि 5.5% ही रखेंगे। तो ऐसे में जो शुद्ध लाभ था पूरा एक साल का, जो 1,76,000 करोड़ जब दिया गया था, तो एक साल का पूरा शुद्ध लाभ जो कि 1,23,414 करोड़ था वह भी दे दिया गया। बैंक धीरे धीरे कमजोर हो रहा है और इस कमजोर का आंकड़ा अगर आप आरबीआई की साइट पे जाइएगा और उसमें देखना शुरू कीजिएगा तो बहुत सारी ऐसी चीजें निकल कर आएंगी जिसके बाद आपको लगेगा कि क्या वाकई मौजूदा वक्त में सरकार लालची हो गई या सरकार के लालच को ही आरबीआई पूरा कर रही है। सवाल है कि सरकार के नियंत्रण में अगर आरबीआई आ गई तो निवेशकों का भी भरोसा उठेगा और इंटरनेशनल निवेशकों का भी भरोसा उठेगा। हमने जो डॉक्यूमेंट्स देखने शुरू किए तो एक बात समझ में आई कि सरकार की प्लानिंग सिर्फ तत्काल को लेकर रही है और हर तत्काल के डिसीजन को लेकर वह चीजें इंप्लीमेंट करती है और उसके बाद जब कोई मुश्किल आती है तो उसका सामना करने की स्थिति में वह आ नहीं पाती है। इसीलिए आरबीआई के भीतर जब आप झांकिएगा कि वहां पर स्थिति क्या है तो वहां का डाटा आपको लेटेस्ट डाटा 10 अप्रैल तक का मिलेगा।
अब आप सोचिए कि सर्कुलेशन करेंसी जो सर्कुलेशन में है वह तकरीबन 10 अप्रैल को 24,86,897 करोड़ रुपए, यह करेंसी सर्कुलेशन में है। बैंक इसको मानता है कि वह उसके हिस्से में है, यानी उसके पास है। आरबीआई का यह मानना है कि जो बैंकों का जो सर्कुलेशन में पैसा है वो उसके पास है। इसके अलावा जो डिपॉजिट्स हैं, वो कुछ डिपॉजिट्स लगभग 39,000 के डिपॉजिट है। जो बैंकर्स के डिपॉजिट है आरबीआई में वह तकरीबन 4,35,745 करोड़ के हैं। जनवरी से लेकर अप्रैल तक के बीच में बैंकर्स के डिपॉजिट आरबीआई में कम हो गए तकरीबन 1,46,284 करोड़ रुपए। यानी आरबीआई धीरे धीरे कंगाल हो रहा है। जो बैंकर्स थे, 24 जनवरी की डेट में आरबीआई की बैलेंस शीट बताती है कि उसके पास बैंकर्स के 5,81,959 करोड़ रुपए थे, और 10 अप्रैल को बतलाती है कि वो घटकर 4,35,745 करोड़ हो गए। यानी किस रूप में बैंक के पास अपने डिपॉजिट लगातार कम हो। इतना ही नहीं, बैंक आरबीआई का जो क्लेम है, जो बैंक एंड कॉमर्शियल सेक्टर पर है, उसमें उसको पैसा चाहिए आरबीआई को। उनके ऊपर कर्ज है जो बैंक एंड कॉमर्शियल सेक्टर है 4,37,806 करोड़ का। जो बैंक और नाबार्ड का जो मिला जुला रूप है वो लगभग 4,45,418 रुपए उनसे आरबीआई को भी चाहिए। इसी तरीके से अगर डाटा आप देखना शुरू करेंगे तो एक चीज नजर आ रही है कि आरबीआई के पास अगर पैसे कम होते चले जा रहे हैं तो सरकार के पास आखिर में वो कौन सा उपाय बचेगा, जब मौजूदा वक्त के संकट से निपटने के लिए जिस बात का जिक्र लगातार हो रहा है कि तकरीबन 10 लाख करोड़ का एक कंटीजेंसी प्लान बनना चाहिए। तो उस कंटीजेंसी प्लान को लेकर सरकार ने कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया है या नहीं किया है। हमने कोशिश की कि जरा आज आपके सामने इस संवाद को रख पाएं कि सरकार को करना क्या चाहिए, या सरकार के पास उपाय क्या है, और सरकार क्यों नहीं से सोच रही है। सरकार क्यों सिर्फ तत्काल के लाभ को देखती है, तत्काल की परिस्थितियों को देखती है, वो लॉन्ग टर्म क्यों नहीं सोच पाती है। और इसीलिए ये नजर बहुत साफ आता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज एसेट है हमारे पास वह तकरीबन 36,30,737 करोड़ रुपए का है, जो 10 अप्रैल का है। और जनवरी में यह लगभग 33,15,432 करोड़ का था। यानी इतने दिनों में, 4 महीनों के भीतर में, यह 3,14,805 करोड़ बढ़ा है। दरअसल यही वो स्थिति है जिसमें अपने तौर पर अब सरकार यहां से भी पैसा ले सकती है, जो कि एक्सचेंज एसेट जो है, फॉरेन एक्सचेंज एसेट है, वह पड़ा हुआ है। यह फॉरेन एक्सचेंज वहां पर पड़ा हुआ है। और आरबीआई को जो क्लेम है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर में, वह भी इस दौर में स्थिति बढ़ गई है, क्योंकि जनवरी में यह 10,06,000 करोड़ का था, जो बढ़कर अब 11,70,000 करोड़ से ज्यादा का हो गया है। यानी 1,64,650 करोड़ आरबीआई को सेंट्रल गवर्नमेंट से अभी पैसा चाहिए। हम इन स्थिति का जब जिक्र करते हैं तो उसमें एक सवाल होता है कि आखिर कंटीजेंसी प्लान जो बनाया जाता है उसके लिए आपके पास अगर कोई योजना नहीं होगी तो आप एक अफरा तफरी में डिसीजन लेंगे। उसी डिसीजन का असर है कि इस बार शायद महंगाई भत्ता जो सरकारी कर्मचारियों को मिलता है वो नहीं मिले। इस देश में तकरीबन 54 करोड़ सरकारी कर्मचारी हैं, और जो महंगाई भत्ता या डियरनेस अलाउंस कहते हैं उसको लगभग 60 लाख पेंशनधारियों को भी उससे लाभ होता है। यानी 54 लाख सरकारी कर्मचारी, 60 लाख पेंशनधारी, तकरीबन 1 करोड़ के लिए जो डियरनेस अलाउंस होता है वो साल में 2 बार होता है, जनवरी में होता है और जुलाई में होता है। जनवरी में तय किया गया था कि 4% बढ़ा कर देंगे। अब जानकारी आ रही है कि सरकार वह भी वापस लेगी। इसका मतलब यह है कि वो जो 4% का बोझ जनवरी में पड़ा था तकरीबन 14,000 करोड़ का सरकार के ऊपर, सरकार अब वह भी देने की स्थिति में नहीं है। अब अगर सरकार की स्थिति ऐसी है, और आखिर में सरकार, जो कोई भी देश अपने सेंट्रल बैंक को सबसे लास्ट में डिस्टर्ब करता है, हमारे यहाँ की स्थिति है कि हम हमेशा डिस्टर्ब करते हैं और उसी से पैसा निकाल लेते, क्योंकि हमारे पास कोई प्लान नहीं था। प्लान नहीं था तो हमें पता था कि इससे पहले की जो इकोनॉमी चली आ रही थी मनमोहन सिंह के दौर में, मान लीजिए उस पीरियड में बहुत घोटाले थे, मान लीजिए उस समय क्रोनी कैपिटलिज्म था, मान लीजिए उस समय कुछ कॉरपोरेट्सों के रईसी की आलम नहीं था, मान लीजिए उस समय मिडिल क्लास
के ऊपर भी खूब पैसा खर्च किया जा रहा था, कुछ भी मान लीजिए आप, लेकिन उसके काउंटर में हम क्या इकोनॉमी लेकर आएंगे, इसकी कोई प्लानिंग 2014 से की ही नहीं गई। प्लानिंग सिर्फ इतनी की गई कि एक वोट बैंक बढ़ाने के लिए सब्सिडी और वेलफेयर स्कीम्स को प्रधानमंत्री के नाम पर जनता में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। वो चाहे किसानों के नाम पर हो, चाहे वह एक लिहाज से कहीं बीमा योजना हो, चाहे वो हेल्थ सर्विस को लेकर हो, खूब पैसा उसमें बहाया गया। प्लान नहीं था, चल रहा था क्योंकि इकोनॉमी हमारी मजबूत थी, इकोनॉमी फिर भी एक साइकिल में चल रही थी। लेकिन अब जो स्थिति आ गई है उसमें अब आप क्या करेंगे? अब तो आपकी इकोनॉमी रुक गई है, ठहर गई है, आपके पास ऑप्शन ही कुछ नहीं बच पा रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो फिर आप आरबीआई देखते हैं, जो किसी भी देश में लास्ट असॉल्ट होता है, वो आपके लिए फर्स्ट असॉल्ट हो गया है। और अगर 10 ट्रिलियन के प्लान बनाने की जरूरत पड़ जाए, इसीलिए कहते हैं कि हमेशा भविष्य को देखकर मौजूदा वक्त का डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन नजदीक का मुनाफा भविष्य का कितना घाटे वाला सौदा होता है, इसकी एक नज़र हम आरबीआई के जरिए देख रहे हैं। दरअसल इस दौर में सरकार के सामने संकट है, वो सब्सिडी दे या नहीं दे, वेलफेयर स्कीम को रखे या नहीं रखे, गवर्नमेंट कर्मचारियों को जो पैसा दिया जा रहा है वह भी भत्ता देने की स्थिति में आए या नहीं आए, क्योंकि कोई प्लान नहीं है। और जब कोई प्लान नहीं है तो ध्यान दीजिए, पंजाब है, खासतौर से कांग्रेस शासित राज्य जो है उसमें पंजाब है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, ये कह रहे हैं हमें मदद तो दीजिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल ने लेटर लिखा है प्रधानमंत्री को, हमको 30,000 करोड़ रुपए तो तुरंत चाहिए, उसमें से 10,000 करोड़ तो दे ही दीजिए कम से कम, जिससे हम अपनी इकोनॉमी को कम से कम चला सकें। इकोनॉमी चलाने का मतलब है एग्रीकल्चर चलेगा, इंडस्ट्री चलेगी, बाकी यूनिटें चलेंगी, उसी के जरिए माल बनेगा, वो माल बिकेगा, तभी तो जीएसटी की रकम भी आपके पास आएगी, क्योंकि ये सरकार के पास कमाई के लिए टैक्स ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक टैक्स डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी है, इनडायरेक्ट टैक्स, ये सारे टैक्सेस को मिला दीजिए तो यही लगभग सरकार के पास अपने तौर पर 20 लाख करोड़ रुपए जाते हैं, जिसके जरिए सरकार अपने आप को चलाती है। सरकार ने अपने खर्च कम किए हैं क्या? सरकार के भीतर जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं वहां पर क्या स्थिति बन रही है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि सरकार ने, जब हम आपसे इस बात को कह रहे हैं सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया, तो उसके पीछे हम आपको एक स्थिति बतलाते हैं, एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है। सरकार के भीतर का सच यह है कि सरकार इस दौर में कोई प्लानिंग नहीं बनाती थी, उसके लिए नई सोच सामने आई। जो मीडिया है जिसके जरिए वो प्रचार करती थी कि हम सबसे बेस्ट हैं, उस प्रचार का भी पैसा वो नहीं दे पा रही है। अब आप कहेंगे ये कैसे है? इसके लिए सरकार ने देखिए कैसे अपनी नकेल कसने के लिए काम किया। इससे पहले क्या होता था कि मीडिया को जो विज्ञापन दिए जाते थे, प्रिंट के, टेलीविजन के, अलग अलग जो तरीके से दिया जाता, उसमें 3-4 डिपार्टमेंट काम करते थे। उसमें एक डीएवीपी काम करता था, डायरेक्टर ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी, एक डीएफपी काम करता था, डायरेक्टर ऑफ फील्ड पब्लिसिटी, एक एसएनडीडी काम करता था, सॉन्ग्स एंड ड्रामा डिवीजन। इन तीनों को मिला दिया और मिलाकर एक नया बनाया गया ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन, इसे कहते हैं बीओसी। इस बीओसी के पास जानकारी आई, जो हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स और जो सोर्सेज ने जानकारी दी है, इसको पैसा, इसने विज्ञापन इसके जरिए दिए जाने लगा। और बीओसी के पास अब तमाम प्रिंट और टेलीविजन वाले पहुंचे हैं कि हमारा पैसा तो वापस करवा दीजिए, जो तकरीबन 1,500 से 2,000 करोड़ का है। और बीओसी की मुश्किल यह है कि देश की जो सेंट्रल मिनिस्ट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी हैं, उन्होंने विज्ञापन दिया लेकिन पैसा नहीं दिया। 4-4 साल से पैसा नहीं दिया गया है, तो 4-4 साल से बीओसी ने पेमेंट नहीं किया है प्रिंट और टेलीविजन मीडिया को। कुछ जानकारी निकल कर आई है, तकरीबन 1,800 करोड़ का बकाया है मीडिया का, उसमें से जो मिनिस्ट्रीज का है तकरीबन 350 से 400 करोड़ रुपए मिनिस्ट्री ने पैसा नहीं दिया, अलग अलग डिपार्टमेंट ने पैसा नहीं दिया। 4-4 साल से जिन्होंने पेमेंट नहीं किया, उसमें हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 60 करोड़ रुपया उसको बीओसी को देना है, बीओसी प्रिंट मीडिया और टेलीविजन मीडिया को देगी। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री 25 करोड़ रुपए उसे देने हैं, तब वो पैसा आगे पेमेंट करेगी। फाइनेंस मिनिस्ट्री 35 करोड़ रुपया उस पर भी बकाया है। और इस फेरिस्त में अगर आप जानना चाहें तो इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, डिफेंस, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, इन सभी मिनिस्ट्री ने पैसा नहीं दिया है और प्रिंट का बकाया तकरीबन 800 से 900 करोड़ है।
आपने कोई प्लान नहीं बनाया। विजुअल मीडिया का भी तकरीबन 900 से 1000 करोड़ रुपया है। और दूसरी तरफ देखिए जो एजेंसीज है सरकार के पैरेलल में, जो क्योंकि मीडिया को हम लोग स्वतंत्र मानते हैं, फोर्थ स्टेट मानते हैं, लेकिन उनकी भी यह हैसियत नहीं है कि वह खुले तौर पर कह सके, बोल सके। उसमें इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी है, उसमें एसोसिएशन ऑफ रेडियो ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया है जिसको ARDI कहते हैं, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन है, IBP कहते हैं जिसको, IBF कहते हैं जिसको, द न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन है जो NBA है, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, AAI है। ये सभी लोग कह रहे हैं, लेकिन ये कोई कहने की स्थिति में नहीं है कि हमने जो आपका प्रचार प्रसार किया उसका पैसा तो हमें दे दीजिए। नहीं दे, कोई प्लान नहीं है। और यही प्लान आने वाले वक्त में और मुश्किल में है जब आपने FDI को लेकर चाइना से आपको कैसे लड़ना है आपको नहीं पता है। जबकि ये हर कोई जानता है कि चाइना की कंपनियां जो हैं, चाहे वो अलीबाबा कंपनी हो, चाहे टेंसेंट कंपनी हो, चाहे बाइडेंस कंपनी हो, इसकी भारत में स्टार्टअप्स में ज़बरदस्त मौजूदगी है। और इतना ही नहीं, जो स्मार्टफोन है उसमें Xiaomi है, उसमें Vivo है, टिकटॉक या फिर आप UC ब्राउज़र जो कहते हैं, पूरा डाटा, मिलियंस ऑफ डाटा जो कि रियल टाइम बेसिस पे कन्वर्ट हो रहा है, जा रहा है, हम नहीं रोक पाने की स्थिति में है। और हमारे पास कोई प्लान नहीं है। हम लोग तो जिक्र करते थे दिवाली के क्रैकर्स भी चीन से आते हैं, लाइटनिंग कैंप भी वहीं से आते हैं, डॉल्स भी वहीं से आती है, सब चीज़ तो वहीं से आते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में आपके पास ऑप्शन क्या है, आप चीज़ें क्रिएट कैसे करेंगे? उससे पहले चाइना की एक स्थिति और बता दें। जैसे स्नैपडील है, $700 मिलियन वहां पर लगा हुआ है। इसके पीछे अलीबाबा है, फॉक्सकॉम आर्म है, पार्टियम ग्रुप है, इसमें ये अलीबाबा ग्रुप का है, 550 मिलियन का है। टेंसेंट ओला को चलाता है, इसमें 500 मिलियन लगा हुआ है। स्विगी जो है उसमें भी टेंसेंट और माइटुंग डायनपिंग लगा हुआ है जो कि 500 मिलियन का, वहां पर भी पैसा लगा, $500 मिलियन। इसी तरीके से बिग बास्केट 250 मिलियन का है, उसको चलाने वाले कौन है? अलीबाबा है, TR कैपिटल है। यानी देखिए चाइनीज कंपनी किस तरह पर, जोमेटो $200 मिलियन वहां लगा हुआ है, यह भी अलीबाबा ने क्रिएट किया। ये चाइना का है। और हाइक, इसमें टेंसेंट है, यह भी चाइना का है, तकरीबन 150 मिलियन लगा हुआ है। ड्रीम 11 यह भी टेंसेंट का है, यहां पर 150 मिलियन लगा हुआ है। ये बताने का मतलब यह है कि आप चीज़ों को रोकेंगे तो क्रिएट कैसे करेंगे, क्योंकि अब भारत को नए सिरे से गढ़ना है। और उस परिस्थिति में आपके पास से कोई प्लानिंग होनी चाहिए, जो प्लानिंग आपके पास आ नहीं रही है। इतनी ही नहीं, अगर आप इस स्थिति में आ रहे हैं तो आपके सामने अब चैलेंजेस जो आने वाले हैं वो वेलफेयर स्कीम्स को लेकर आएंगे, जो कंटिन्यूस सब्सिडी कर रही है उसको लेकर आएंगे, सरकारी कर्मचारियों को जो वेतन देना है उसके भी आएंगे, जिन PSU को आप बेचना चाह रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, या फिर जो आपके दिमाग में BSNL था, MTNL था, जहां के लगभग 80 लाख से ज़्यादा लोगों ने वहां पर अप्लाई किया कि हमको VRS दे दीजिए, उनको पैसा कैसे पेमेंट होगा आपको नहीं पता है, कोई प्लानिंग ही नहीं की गई है। और इसीलिए अब सवाल यह है कि अब करना क्या होगा, क्योंकि आपको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में कमी लानी होगी। आपको जितनी भी असंख्य योजनाएं इस देश के भीतर में है, जो कि तकरीबन 20 लाख करोड़ की है, उसको आपको रोकना होगा। यह जो नए तरीके से आपको इंटरनेशनल बाजार से 0% पे जो पैसा मिल जाता है उसको आपको उठाना होगा। एक अच्छी चीज़ है कि वेस्टर्न पॉलिसी जो है, मनी पॉलिसी, वो इजी तरीके से पैसे आप ले सकते हैं। वहाँ पर पैसा है, आप उसको बहुत 0% इंटरेस्ट पे ले सकते हैं। इन सब के बीच में आपको RBI को क्रिएट करना होगा, क्योंकि RBI अगर क्रिएट नहीं होगा तो हमारा रुपया आज सबसे एक तो नीचे है, लगभग 76 रुपए 80 पैसे तक पहुंच गया, ये और नीचे जाएगा। तो आप उसको काउंटर कैसे करेंगे? और खास तौर से तब जबकि आपको पता है कि विदेशी कर्ज आपके एक्सटर्नल बैलेंसेस को बिगाड़ देगा, खास तौर से अगर आप एक्सपोर्ट करने की स्थिति में नहीं आएंगे। और भारत की स्थिति मौजूदा वक्त में एक्सपोर्ट रिकवर करने की जो स्थिति है वो नहीं बन पा रही है। इस दौर में एक्सपोर्ट ही नहीं, हर प्रोडक्शन बंद है, तो एक्सपोर्ट की स्थिति में भी। और दुनिया के तमाम देश अब संरक्षणवादी हो रहे हैं, यानी अपनी कंपनियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, अपने कंपनियों के प्रोडक्ट्स को प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो क्या हम अपने देश की अपनी कंपनियों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना हमारे पास बनेगी या नहीं बनेगी? या हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो विदेशी कंपनियां चाइना छोड़ना चाहती है उनके लिए हम भारत में एक स्पेस बना दें?
यह भी एक सोच हो सकती है, लेकिन फिलहाल दुनिया भर के तमाम देशों की कंपनियां जब अपने देश का सोच रही है तो हम कहां पर टिके हैं। हम अभी सोच रहे हैं, लेकिन पैरेलल में कोई रिसर्च वर्क इस रूप में कर पाने की स्थिति में नहीं आए हैं जहां पर हम लोग चीजों को क्रिएट कर सकें। हम जब आपसे जिक्र कर रहे थे कि आरबीआई से जो पैसा निकालने का प्रोसेस होता है, जब निकाला गया तो इससे पहले कितना निकाला जाता था, कुछ डाटा है हमारे पास। मसलन 2007-8 में सरप्लस फंड था, आरबीआई ने उस समय मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, 15,000 करोड़ रुपए दिया था। 2008-9 में 25,000 करोड़ दिया, 2009-10 में 18,000 करोड़ रुपए दिया। अगर ये होते होते आता है तो 2013-14 में सबसे ज्यादा 52,679,000 करोड़, 52,669 करोड़ रुपए आपने लिए थे, मनमोहन सिंह सरकार को दिए थे। लेकिन ये बढ़ते बढ़ते, और उस समय तक टारगेट था कि कोई भी सरकार को आरबीआई 75,000 करोड़ से ज्यादा नहीं देगी। वह 2018-19 में 1,76,000 करोड़ से टूटा और अब ये 2 लाख करोड़ तक की स्थिति में आ गई है कि आरबीआई का खजाना इस रूप में सरकार खाली कर सकती है। क्योंकि सरकार के भीतर की स्थिति यह है कि सरकार जितने भी नोट छापती है उसका लगभग 50% जो होता है वह उसको लायबिलिटी या कहें देनदारी के तौर पर रखना पड़ता है, और 26% सरप्लस रिजर्व कहा जाता है। और उसी के तौर पर विदेशी या भारत सरकार की जो प्रतिभूति या गोल्ड के तौर पर जो जमा होती है वो वहाँ पर जमा होती है। और मौजूदा वक्त में लगभग 566 टन सोना भी आरबीआई में जमा है। तो क्या आरबीआई में जमा पैसा, जो बैंकों का पैसा, देश का पैसा, उस पैसे को ही देश के उपयोग में लाने के लिए इस देश की जनता द्वारा चुनी गई सरकार निकाल सकती है, जिसका तर्क सरकार के जरिए दिया जाता है? क्या यह मान लिया जाए? मान लिया जा सकता है, क्योंकि सरकार तो देश के लिए है, देश ने ही सरकार को चुना है, और आरबीआई भी देश के लिए। लेकिन सवाल है कि फिर धीरे धीरे ये संकट, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि 3 मई के बाद क्या होगा, आने वाले वक्त में वर्ल्ड इकोनॉमी किधर जाएगी, आने वाले वक्त में हमारे देश की इकोनॉमी किस रूप में, क्योंकि उसी कंटिजेंसी प्लान को भविष्य को देखकर किया जाता है। और इस पीरियड को समझने की अगर कोशिश करेंगे तो सरकार ये कर पाने की स्थिति में आ नहीं पा रही है, और यही शायद सबसे बड़ा संकट है। और इस संकट के लिए अगली कड़ी जब हम आपसे मिलने वाले हैं तो वो और भयानक स्थिति है, क्योंकि हम आपके सामने कल जब आपसे मिलेंगे तब उस सच को बतलाएंगे जिसमें भारत अभी तक इतनी बड़ी तादाद में दुनिया में भारतीयों को नौकरी के लिए रास्ता खोले हुए था कि भारत से बड़ी तादाद में लोग नौकरी कर रहे थे। पहली बार जितनी बड़ी तादाद में विदेशों में नौकरी कर रहे लोगों पर संकट है, चाहे वो मजदूर के स्तर पर हो या अधिकारी के स्तर पर हो, उनकी तादाद 2 करोड़ से ज्यादा की है। और वो लौटे, और वहां पर भी खास तौर से अरब वर्ल्ड में उन्हें पैसा नहीं मिल पा रहा है, और वहां पर 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। तो संकट कितना व्यापक है आने वाले वक्त में, और प्लानिंग आपके पास अगर नहीं है, और शायद इसीलिए देश को हमेशा ऐसा शासक चाहिए जिसकी दूरदृष्टि हो, जो एक हमारे यहाँ सारे रिसर्च करने वाली और सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट को समझने वाली स्थितियों को खत्म कर दिया गया और हर चीज को इवेंट में कन्वर्ट कर दिया गया। इसीलिए हमारे यहाँ वायरस भी थाली और दिए के जरिए इवेंट में कन्वर्ट हो गया, और आरबीआई से पैसा निकालना भी इवेंट के तौर पर कन्वर्ट हो गया। 1,76,000 करोड़ जो निकाले गए वह कहां खप गए, उससे देश की इकोनॉमी पटरी पर नहीं आई, यह हर कोई जानता है। आपने जहां जहां नॉन बैंकिंग सर्विस वालों को पैसा दिया, रियल एस्टेट में पैसा लगाया, कॉरपोरेट के टैक्स माफ कर दिए, क्या कुछ नहीं किया, लेकिन वहां का संकट इतना बड़ा था कि वो पैसा मार्केट में नहीं आ पाया, वो रोजगार नहीं दे पाया, प्रोडक्ट नहीं ला पाया, सब अपने अपने तरीके से चीजों को सहेजते रह गए। जैसे मुद्रा योजना में जो 90% पैसा जो 50,000 कम से आपने बांटे हैं, उसमें लोग कोई रोजगार नहीं करते हैं, उससे अपने घर को चलाते हैं। यह समझ क्यों नहीं आ पाई? और यह स्थिति इस देश के सामने पहली बार सामूहिक तौर पर और समाजवादी तरीके से हर के सामने खड़ी हो रही है, और सबसे ज्यादा प्रभावित वह मिडिल क्लास होने वाला है, जो मिडिल क्लास मौजूदा सत्ता के लिए टूल बनकर काम करते रहा, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे प्रोफेशनल्स की फौज हो, हर कोई सरकार के गुणगान में ताली और घंटी बजाते रह गया। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलेंगे आपसे अगली बार, तो आपसे जिक्र करेंगे, कल आपसे जिक्र करने वाले हैं
क्या स्थिति होने वाली है रोजगार की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।